गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो इसी बात पे निकाल लीजिए पेन और बुक्स और कॉपी और हेडिंग लगा लीजिए ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। आज हम लोग पढ़ेंगे उन ड्रग के बारे में जो ड्रग हम लोग यूज़ करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। ये वीडियो दो पार्ट में आएगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कैसे क्या होता है, हमारे बॉडी का कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म कैसे एक्टिवेट होता है, उसकी वजह से क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या अच्छा है, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है, इस बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। इससे अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, पहली वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम कौन कौन सी ड्रग, कौन कौन सी जो दवाएं हैं वो यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, कौन कौन सी ड्रग यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, आपको याद नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। जिसको ये पता है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो यूट्यूब पे सर्च करिए आप ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पार्ट 2 आदिल लेक्चर, और सीधा पार्ट 2 देख लीजिए। जिसे स्टार्टिंग से पूरी चीज़ें क्लियर करनी है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखें। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर आज का, ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और आज हम देखेंगे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए ड्रग यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और यहाँ बोर्ड पे आपको 4 चीज़ें लिखी हुई दिख रही। ये 4 चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और जो हम समझा रहे हैं उसे बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे और इन चीज़ को यूज़ करके समझेंगे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल हार्ट से वो कैसे अलग होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या चीज़ें हैं, नॉर्मल हार्ट हमारा कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम आज इन 4 चीज़ों से देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है जो कि है कार्डियक आउटपुट की। कार्डियक आउटपुट यानी कि जो हमारा हार्ट है वो कितना आउटपुट दे रहा है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम पर। कितना हार्ट रेट है, कितना स्ट्रोक वॉल्यूम है, इस पे डिपेंड करता है कि हमारा कार्डियक आउटपुट कितना होगा, वो कितना ब्लड इजेक्ट करेगा। हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, घटेगा ये तो कार्डियक आउटपुट घटेगा। वैसे स्ट्रोक वॉल्यूम भी है, अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। तो ये चीज़ है, ये इक्वेशन से हमें ये पता चलता है। दूसरी चीज़ आपको लिखी हुई दिख रही होगी यहाँ पर, P = T/R। P है हमारा प्रेशर, T है टेंशन और R है रेडियस, हार्ट का रेडियस। इसका मतलब क्या है कि जब भी टेंशन बढ़ती है, हार्ट हमारे जो ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम और ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मान लीजिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल ये सेल से बना है होगा, तो सेल में टेंशन, जब भी ब्लड फिल होगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, जब भी ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल होगा तो धीरे धीरे जो सेल है हमारी, ये मायोकार्डियल है, वो उस पर स्ट्रेच अप्लाई होगा, उस पर स्ट्रेच अप्लाई होगा, वो धीरे धीरे फैलेंगी। जब इसमें ब्लड फिल होने लगेगा तो धीरे धीरे फैलेंगी, तो उससे क्या होगा कि टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो जितना ज़्यादा टेंशन प्रोड्यूस होगा, टेंशन जितना प्रोड्यूस होगा उतना ही प्रेशर हमारा जो हार्ट है, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो प्रोड्यूस करेगा ब्लड को बाहर ढकेलने में, ब्लड को वेंट्रिकल से बाहर भेजने में, पूरे बॉडी में फैलाने, सर्कुलेट करने के लिए उतना ही प्रेशर ये डेवलप करेगा जितना टेंशन इसको मिलेगा। अच्छा, टेंशन भी इतना चाहिए कि वो इसके पैथोलॉजी लिमिट से ज़्यादा ना हो। ये नहीं कि जो मसल्स हैं वो रप्चर हो जाए, फट जाए, ऐसा नहीं है। तो इतना टेंशन जब बढ़ेगा तो उतना ही प्रेशर हमारा बनेगा, उतना ही प्रेशर प्रोड्यूस होगा, और जिससे कि ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा। तो अगर रेडियस बढ़ेगा, नीचे लिखा हुआ है R, अगर रेडियस बढ़ेगा, हार्ट का रेडियस ये
ये रेडियस ये बढ़ेगा तो क्या होगा कि प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो रेडियस है वो प्रेशर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा। कॉन्ट्रैक्शन होता तभी प्रेशर डेवलप होता है, तो प्रेशर बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रेडियस घटेगा, रेडियस घटेगा। अगर मान लो कि हमारी जो हार्ट है उसकी सेल में कोई प्रॉब्लम है, वो ठीक से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रही है, जैसे इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है या बेरी डिजीज़ होती है, तो क्या होता है कि जो हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन पावर है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जो सेल्स हैं वो सही से वर्क तो कर नहीं रही हैं, तो अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेंगी? कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन पावर डिक्रीज होने की वजह से रेडियस इंक्रीज होने लगता है। क्यों? क्योंकि ब्लड इसमें फिल होने लगता है। अब ब्लड फिल हो रहा है तो वो धीरे धीरे रेडियस बढ़ाएगा ही हमारे हार्ट की। ऐसा तो है नहीं कि ब्लड फिल होता रहेगा, कितना भी ब्लड फिल हो जाए ये हार्ट हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो रेडियस इंक्रीज होने लगेगा। अब रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि जो प्रेशर हमारा हार्ट डेवलप कर रहा था ब्लड को बाहर धकेलने के लिए, इजेक्ट करने के लिए, अब वो प्रेशर हार्ट हमारा डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक, अब प्रेशर डिक्रीज होगा तो टेंशन भी डिक्रीज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये टेंशन हमारी डिक्रीज हो जाएगी। जो टेंशन हमारे सेल पे टेंशन पड़ रहा था वो टेंशन डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज़ थी, कुछ ये मतलब था इसका, ये जो लिखा था। तो ये सारी चीज़ें आप कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद दो चीज़ें आती हैं, प्रीलोड और आफ्टर लोड। कार्डियक आउटपुट ये डिपेंड करता है सबसे पहले चीज़ दो चीज़ पे, प्रीलोड और आफ्टर लोड। अब ये प्रीलोड और आफ्टर लोड क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्रीलोड और आफ्टर लोड हमारा ये होता है कि जब भी हार्ट हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फिल होना शुरू होता है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें ब्लड फिल होगा, तो ब्लड फिल होते होते एक वॉल्यूम ऐसा आएगा जिसको कि हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक, मतलब कि जितना भी वॉल्यूम ब्लड का इसमें फिल होगा, फिल होते होते पहले यहाँ तक होगा ब्लड, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, ऐसे ऐसे, तो एक वॉल्यूम ऐसा आएगा, एक अमाउंट ऐसा आएगा ब्लड का जिसको हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब ये है कि वो वॉल्यूम ब्लड का, वो वॉल्यूम जिस पे डायस्टोल खत्म हो जाए। अब क्या होगा, अब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि क्या आएगा, सिस्टोलिक इवेंट, डायस्टोलिक इवेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि जो हमारा हार्ट है वो 140 ml पे क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करता है। तो 140 ml ब्लड का वॉल्यूम, 140 ml वॉल्यूम जब हमारा ब्लड इसमें फिल हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल हो जाएगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा, वो क्या होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि अब पहले हार्ट रिलैक्स था, जब हार्ट रिलैक्स होता है तब ब्लड उसमें फिल होता है। ठीक है, जब ब्लड ठीक अमाउंट में फिल हो जाता है कि अब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सके, जब इतने अमाउंट तक ब्लड फिल हो जाता है तो हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है। तो ये ब्लड का वही वॉल्यूम है जिस वॉल्यूम पे हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, यानी कि अब सिस्टोलिक फेज आएगी, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड को अपने से बाहर निकालेगा। तो ये होता है हमारा प्रीलोड। अगर हम प्रीलोड बढ़ा देंगे, ठीक, अगर हम प्रीलोड बढ़ा देते हैं तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। प्रीलोड बढ़ाने से कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, ये नॉर्मल हार्ट की कंडीशन है। नॉर्मल जो हमारे आपके हार्ट हैं, जो जिनमें किसी भी तरह की कोई डिजीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनमें ये चीज़ होता है कि अगर आप प्रीलोड बढ़ाते हैं तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। ऐसे अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो ये देखिए एक ग्राफ, ये है हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, और ये है हमारा कार्डियक आउटपुट।
ठीक, अब जो नॉर्मल हार्ट होता है हमारा, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ये। अब मान लीजिए कि जो नॉर्मल हार्ट है वो फिल हुआ 140 ml एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 140 ml, और जब 140 ml ब्लड इसमें फिल हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है 140 ml, यानी कि अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जो हमारा डायस्टोलिक फेज था, इवेंट था, वो अब खत्म हो जाएगा, अब सिस्टोलिक इवेंट आएगा, है ना, 140 ml पे। तो 140 ml यहाँ पे भर चुका है, ठीक है। अब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक बार में 50% तो ब्लड वो अपने अंदर से इजेक्ट करेगा ही करेगा, नॉर्मल, ठीक है। तो 50% जो ब्लड है वो एक बार में हमारे हार्ट से इजेक्ट होगा, निकलेगा। तो 50 ml, वो 50% कितना होगा, इसका 50% होगा 70 ml। 70 ml जो ब्लड है वो हमारे हार्ट से निकलेगा नॉर्मली, ठीक है। तो ये देखिए, जब हमारा 140 ml था तो हमारा ये पॉइंट बना यहाँ पे, इस पे 70 ml जो आउटपुट था वो आया, कार्डियक आउटपुट 70 ml, यानी कि 70 ml ब्लड हमारे हार्ट से निकला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, प्रीलोड ही तो था एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। प्रीलोड अगर हम इंक्रीज करेंगे तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, ये हमने बताया था। देखिए, अब मान लीजिए कि हम जो हमारा प्रीलोड है उसको हमने इंक्रीज कर दिया और कर दिया 200 ml, ठीक है, 200 ml, यानी कि अब जो हमारा हार्ट है वो कितना आउटपुट देगा, वो अब देगा 100 ml। तो देखिए बढ़ गया ना, देखिए पहले यहां था अब यहां पहुंच गया। ये था नॉर्मल हार्ट के, कि अगर आप प्रीलोड बढ़ा देते हैं तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, ठीक है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, ये नॉर्मल हार्ट की कंडीशन थी। लेकिन अगर हार्ट में कोई हमारे डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, उसके जो सेल्स हैं, मायोकार्डियम है, वो ठीक से वर्क नहीं कर रही है, वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रही है, तो अब क्या होगा, अब हमारा ये जो कर्व है, ये ग्राफ ये गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी कि जब हम एंड डायस्टोलिक 140 ml पे, अब ये 70 ml अपने अंदर से नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट उस तरह पहले की तरह कर नहीं पा रहा है, तो अब 70 ml निकालेगा, नहीं निकालेगा, ठीक है। तो यानी कि ये कम हो जाएगा, कम आउटपुट देगा। अब हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा देते हैं 200 ml, है ना, 200 ml कर देते हैं, तब भी ये क्या करेगा, ये नॉर्मल रेंज तक नहीं पहुंचेगा। देखिए, ये देखिए, ये कुछ ऐसा हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का, ठीक है, या फिर कोई भी हार्ट में हमारे प्रॉब्लम हो गई है उसका। अब देखिए 140 ml पे ये रहा, ये यहाँ पे, तो अब ये यहाँ से कितना ब्लड कार्डियक आउटपुट देगा, मान लेते हैं हम कि 50 ml देगा। देखिए 70 से कम हो गया ना, नॉर्मल रेंज से कम हो गया, ठीक है। उसके बाद अब अगर मान लीजिए कि हम बढ़ा देते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया, 200 ml कर दिया, यहाँ पहुँच गया ये। तो ये देखिए 200 ml पे ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाएगा, मान लेते हैं कि ये हो गया 65 ml। अभी भी देखिए 70 से कम ही है ना, 70 से कम ही है। तो ये होती है पैथोलॉजी, हमारे इसी के बारे में अभी हमें पढ़ना है। यहाँ पे इस पॉइंट पे जैसे ही कार्डियक आउटपुट कम होगा, हमारे बॉडी में कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म जो कि उसको कॉम्पनसेट करेंगे इस प्रॉब्लम को, आउटपुट, ब्लड का आउटपुट कम हो गया ना, यानी कि अब ब्लड पहले 70 ml निकल रहा था हार्ट से, अब 50 ml ही निकल रहा, कम हो गया ना, यानी कि सारे ऑर्गन्स के पास ब्लड अब कम कम पहुंचेगा, क्योंकि कम आउटपुट है तो कम ब्लड पहुंचेगा। जैसे ही कम ब्लड हमारे ऑर्गन्स के पास पहुंचता है तो हमारे बॉडी में ऊपर वाले ने दे के भेजा है कि एक मैकेनिज्म जो कि कॉम्पनसेट करे इस प्रॉब्लम को, जिससे कि क्या होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ाने की कोशिश की जाती है और बढ़ती भी है। ये देखिए कार्डियक आउटपुट बढ़ता भी है, लेकिन कम शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट रन में ये चीज़ अच्छी है, लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखेंगे, लंबे समय के लिए देखेंगे, तो ये जो मैकेनिज्म है ये हमारे ही लिए नुकसान करती है, इसका डिसएडवांटेज होने लगता है, ठीक है। तो अब इसी बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है कि वो कौन सी मैकेनिज्म है जो कि हमारे अंदर
एक्टिवेट होती हैं कार्डियक फेलियर में। ठीक है, जब भी कार्डियक फेलियर होता है और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, आफ्टर लोड एक इसकी बात कर लेते हैं। आफ्टर लोड ये क्या है? ये आफ्टर लोड आर्टेरियल प्रेशर होता है। मतलब कि अगर आपने हीमोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो उसमें हमने रेजिस्टेंस की बात करी थी। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाके सर्च करें हीमोडायनेमिक्स आदि लेक्चर, तो आप उसमें देखेंगे कि हमने हीमोडायनेमिक्स में रेजिस्टेंस की बात करी थी। ठीक है, रेजिस्टेंस किस किस वजह से आता है? तो एक रेजिस्टेंस हमने बताया था आपको वहाँ पे कि वो आता है डायमीटर की वजह से। अब अगर आर्टरीज का डायमीटर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी कि आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर लोड। और अगर डायलेशन कम ज़्यादा होगा यानी कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। आर्टरीज डायलेट होंगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि आफ्टर लोड कम हो जाएगा। तो अगर आफ्टर लोड हम बढ़ाते हैं तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, और आफ्टर लोड हम डिक्रीज कर देते हैं तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। तो दो चीजें थी, क्या प्री लोड के बढ़ाने से कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा था, नॉर्मल हार्ट की बात है, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा था, और आफ्टर लोड के बढ़ाने से कार्डियक आउटपुट घट जाएगा नॉर्मल हार्ट में। लेकिन अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो प्रीलोड के बढ़ाने से भी कार्डियक आउटपुट घटता है। एक टाइम के लिए बढ़ेगा, लेकिन लंबे समय तक अगर ऐसा होता रहेगा, आप उसको ठीक नहीं करेंगे फार्माकोलॉजिकली, तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, और आफ्टर लोड के इंक्रीज होने से तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा ही। अच्छा, जब भी ये कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म हमारे बॉडी में एक्टिवेट होती है तो आफ्टर लोड भी इंक्रीज होने लगता है, तो उसकी वजह से फर्दर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। पहले ही डिक्रीज था, अब फिर और डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें हमारे बॉडी में होने लगती है, जो कि आज हमें पढ़नी है। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, वरना हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो वो मैकेनिज्म जो कि कंपनसेट करती है इन चीज़ों को, वो कैसे वर्क करती है, क्या उसका वर्क है, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में समझेंगे अच्छे से। और फिर उसके बाद अगर हम आपसे, अगर जिसने भी ये चीज़ अच्छे से समझ ली और उससे हमने पूछा कि आप बताओ कि हम इसको सही करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो आप खुद बता दोगे कि ये चीज़ सही कर सकते हैं। बस जो चीज़ें हमें सही करनी है उसके लिए हमें ड्रग दे देनी है, काम खत्म। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं अपना, अब तो आपको ये पता ही चल गया होगा कि ये क्या है। ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम और ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम हो गई है, किस चीज की? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की प्रॉब्लम हो गई है, मान लीजिए कि यहां पे हो गई है। ये इतना पार्ट जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल का इतना जो पार्ट है वो वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब अगर इतना पार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्शन है वो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, घट जाएगा। यानी कि पहले पूरा हार्ट एक अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है, लेकिन अब इतना पार्ट तो हमारे हार्ट का काम कर नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया है। तो इस वजह से हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, यानी कि जो ब्लड है वो पहले जितना हमारे बॉडी में जा रहा था अब वो कम हो जाएगा। अब उतना ब्लड हमारे बॉडी में नहीं जाएगा, नहीं पहुंचेगा। कहां से? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से, हमारे हार्ट से नहीं पहुंचेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या चीज होगी, सबसे पहले ये एओर्टा में ब्लड जाता है और एओर्टा से हमारे पूरी बॉडी में फैलता है, हमारे अपर बॉडी में, हमारे लोअर बॉडी में, हर जगह ब्लड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, सर्कुलेट होता है, सारी चीजें होती हैं। लेकिन ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो जाने की वजह से जो ब्लड हमारा ब्रेन में पहुंचता है कैरोटिड आर्टरीज के थ्रू। किसके थ्रू? कैरोटिड आर्टरीज। ठीक है, ब्लड हमारा कैरोटिड आर्टरीज के थ्रू, कैरोटिड आर्टरीज के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू जो हमारा ब्लड
ब्रेन में जाता है, अब वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही कैरोटिड आर्टरी में ब्लड का जो ब्लड है उस वो डिक्रीज होगा। कैरोटिड आर्टरीज पे प्रेजेंट होते हैं हमारे नर्व फाइबर्स, वो ब्रेन को सिग्नल देंगे कि कुछ प्रॉब्लम है, ब्लड जितना आना चाहिए उतना आ नहीं रहा है, ठीक है, जिससे कि हमारे ब्रेन को पता चल जाएगा कि भैया अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है। और हमारा ब्रेन क्या करेगा, तुरंत सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करेगा, जिससे कि सिंपैथेटिक आउटफ्लो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सिंपैथेटिक आउटफ्लो इंक्रीज होने की वजह से सबसे पहला काम होगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था कि उससे एड्रेनलिन रिलीज होता है, जिससे कि हमारा जो हार्ट है उसका कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है ना, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है, यानी कि जो ब्रेन है हमारा वो क्या करेगा, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को, है ना, हार्ट रेट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, जिससे कि आउटफ्लो इंक्रीज हो। अच्छा काम कर रहा है, सही काम कर रहा है ना, दवे की क्या जरूरत है, सही है, लेकिन दवे की जरूरत बेटा पड़ेगी अभी। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें करेगा लेकिन इसको नहीं ठीक करेगा जिसको हमें ठीक करना है, ठीक है, तो इस वजह से हमें दवे की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा कि सिंपैथेटिक आउटफ्लो इंक्रीज हो जाएगा। सिंपैथेटिक आउटफ्लो इंक्रीज होने की वजह से, पहले हम यहां बना देते हैं ये, ठीक है। अब इसमें जो ब्लड है वो CHF की वजह से, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से क्या होगा कि परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। परफ्यूजन मतलब कि जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा था हमारे ऑर्गन के पास, उसकी बात कर रहा है, वो होता है परफ्यूजन का मतलब। परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा, सभी के पास ब्लड कम पहुंचेगा, ठीक है। परफ्यूजन डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा हार्ट ब्रेन है वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। सिंपैथेटिक आउटफ्लो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अब यहां से हमारा जो ये है सिंपैथेटिक आउटफ्लो इंक्रीज होगा, जिससे कि हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज होगा। देखो हार्ट रेट इंक्रीज होगा। हार्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी कि हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाए और जो ब्लड था वो दोबारा से सभी ऑर्गन्स के पास उसी में अमाउंट में पहुंचने लगे जिस अमाउंट में वो जाता है, ठीक है। कार्डियक हार्ट रेट इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से क्या इंक्रीज होगा, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक। जो पहली वाली इक्वेशन हमने लिखवाई थी, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, है ना। कार्डियक आउटपुट ही तो इंक्रीज करना था, कार्डियक आउटपुट ही तो कम हो गया था, जिसकी वजह से ब्लड जो है सब जगह कम जा रहा है ना। तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद ये तो था पहला काम, ठीक है। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है वो करता है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक। ये था पहला काम, ये था पहला काम, ठीक है। दूसरा काम क्या करेगा, ये करेगा वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा हमारी। अब वेन्स कहाँ पे हैं, वेन्स हमारे इस तरफ हैं, बना देते हैं हम। और वेन्स बनाने से पहले जो एक चीज़ और हमारे बॉडी में जिसका रोल है इस समय, वो है हमारे क्या, किडनी, वो है हमारी किडनी, तो उसको भी बना देते हैं हम। अभी हम बताते हैं कि किडनी का क्या रोल है, किडनी कैसे हमारे उसमें आएगी, सिंपली बना देते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा काम हमारा बॉडी में वर्क करेगी वो है किडनी, ठीक है, ये है हमारी किडनी। अब इस किडनी में भी तो जो ब्लड है वो कम पहुंचेगा। अच्छा अभी देखते हैं कैसे कम पहुंचेगा। सबसे पहली चीज तो क्या हो रहा था कि वेन्स में हमारे डिक्रीज हो जाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, है ना। ये है हमारी वेन्स, ये वेन्स में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से
जो ब्लड है हमारा वो ठीक है, ये वेन्स है। अब वेन्स दूसरा काम ये क्या करेगा कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। ठीक है, आइए लिख लेते हैं, आप भी साथ साथ लिखते चलिए ताकि आप लोग भूले नहीं या फिर समझ लीजिए, हम टाइम देंगे आपको लिखने का। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, ये वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिससे कि क्या होगा, जिससे वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा। वीनस रिटर्न क्या है, ठीक है, ये वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। अब क्या होगा कि जो ब्लड वेन्स में होगा, ठीक है, वेन्स को जब आप ऐसे दबाएंगे तो ब्लड ऊपर भागेगा, जाएगा, वहीं रुका तो नहीं रहेगा ना। एक एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको समझाने के लिए कि अगर वेन्स को हम लोग ऐसे दबाते हैं तो ब्लड ऐसे ऊपर की तरफ भागेगा और कहाँ जाएगा, हमारे राइट एट्रियम में और फिर राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में, और लंग्स से पहुंच जाएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में। ठीक, यही चीज होती है ना। तो अगर हम लोग वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देते हैं तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा। अब वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा तो ये अच्छी चीज है हमारे बॉडी के लिए कि वीनस रिटर्न इंक्रीज हुआ। ठीक, तो क्या इंक्रीज होगा, वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा। ठीक है, वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में फिल होगा और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल होगा। अच्छा, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉडी को ऐसा लग रहा है कि ब्लड जो है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में कम हो गया है। उसे ये नहीं पता है कि ये प्रॉब्लम इस वजह से हो रही, उसे लग रहा है कि यहाँ पे जो ब्लड है वो कम फेल हो पा रहा है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया। तो वो ये करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, जिससे कि वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा, जिससे कि क्या इंक्रीज होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या था, ब्लड यहाँ पे जो फिल हो रहा था वो अमाउंट, जिस अमाउंट पे हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि ब्लड की कमी थोड़ी है, दिक्कत तो यहाँ पे है। ठीक है, तो एंड डायस्टोलिक इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद एंड डायस्टोलिक इंक्रीज होने की वजह से क्या इंक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा काम हमारे बॉडी में ये होता है। अच्छा, ये सारे एडवांटेज हम बता रहे हैं कि इससे क्या क्या होगा। पहला एडवांटेज ये था हमारा, ठीक, कि हार्ट रेट इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, ब्लड हमारे सभी ऑर्गन के पास ठीक अमाउंट में पहुंचने लगेगा, ये था। दूसरा क्या था, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होता है, वीनस रिटर्न इंक्रीज होता है। ठीक, वीनस रिटर्न यानी कि वेन से जो ब्लड है वो रिटर्न अपने यहाँ पे पहुंचता है, रिटर्न होता है। ठीक है, तो इसलिए वीनस रिटर्न ठीक इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जिससे स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। ये काम था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, दूसरी चीज कि फिर होता है आर्टेरियो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक, आर्टरीज का कॉन्स्ट्रक्शन होना शुरू होता है। तीसरा नंबर डालिए, आर्टेरियो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, यानी कि अब हमारा जो आर्टरीज हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी। ठीक, अच्छा, आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती हैं। अच्छा, आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो क्या होगा, अभी हम लोग ने पढ़ा था इससे पहले कि आर्टरीज के कॉन्स्ट्रिक्ट होने से क्या बढ़ता है, आफ्टर लोड बढ़ता है। यानी कि अब हमारी जो आर्टरीज हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेंगी। ठीक, ये आर्टरीज के कॉन्स्ट्रिक्ट होने से आफ्टर लोड बढ़ता है। लेकिन भैया अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो वो जैसे वर्क करता है वो तो वो करता है, वो अपनी वो तो छोड़ नहीं देगा। ठीक है, तो आर्टेरियो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। अच्छा, उसके बाद हमारा एड्रेनल मेडुला से क्या रिलीज होगा, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। क्या रिलीज होगा, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन ये रिलीज होता है।
ठीक है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। अब ये आप लोग स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, हम ज़्यादा स्पेलिंग पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हमारा रिलीज होगा। इन सब चीज़ से क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। तो ये काम आपने देखा किससे हुआ, ये हुआ हमारा सिंपैथेटिक आउटफ्लो के इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है। कैरोटिड आर्टरीज में ब्लड कम पहुंचता है, जिससे कि ब्रेन तक सिग्नल जाता है कि परफ्यूजन डिक्रीज हो गया है। परफ्यूजन डिक्रीज होता है तो ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो इंक्रीज कर देता है हमारा ब्रेन। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हमारी ये हमने बनाई है किडनी, ठीक है। अब इस किडनी का काम आता है। अब इस किडनी में भी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आर्टीरियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं। कार्डियक आउटपुट पहले ही कम था, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है किडनी में वो कम होगा। भाई कार्डियक आउटपुट कम था, ब्लड पहले ही कम था, आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं, ठीक है। तो अब ब्लड जो यहाँ से पहुँच जाएगा वो और कम हो जाएगा, और धीरे धीरे जाएगा और कम जाएगा। तो उसकी वजह से जो सबसे पहला काम होगा कि हमारा GFR वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। GFR डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, पहला काम इसमें पहला काम होगा कि GFR डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। GFR डिक्रीज होता है तो क्या होता है हमारी बॉडी में पता है? हाँ, हमारी बॉडी में सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन होने लगता है, ठीक। सॉल्ट और वाटर रिटेंशन होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है ना। सॉल्ट और वाटर जो हमारे किडनी से निकल जाता है यूरिन में, अब वो नहीं निकल पाएगा, वो रिटेन होने लगेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वो ब्लड में रहेगा, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सॉल्ट और वाटर रिटेंशन होने लगता है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सबसे पहला काम होता है GFR डिक्रीज हो जाता है। GFR डिक्रीज होने के बाद क्या होगा हमारा, GFR डिक्रीज होने के बाद जो रेनिन है जो कि किडनी से रिलीज होता है, अब उसकी बारी आएगी और रेनिन भाई साहब रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं रेनिन भी हमारे नंबर 2 रेनिन का रिलीज, ठीक। ये रेनिन रिलीज होगा हमारी किडनी से, और ये रेनिन कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, ठीक है। ये रेनिन ब्लड में जाएगा। उसके बाद रेनिन के बाद ये रेनिन हमारा जाएगा एंजियोटेंसिनोजेन के पास, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, जो कि रिलीज होता है हमारे लिवर से। लिवर बना दें यहाँ पे। अब हमारे लिवर से रिलीज होता है एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक। ये लिवर है, लिवर से रिलीज होता है हमारा एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। ये रिलीज होता है। रेनिन भाई साहब क्या करेंगे, इसको एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देंगे एंजियोटेंसिनोजेन 1 में। किस में कन्वर्ट कर देंगे भाई साहब, एंजियोटेंसिनोजेन 1 में, ठीक है। इसमें ये रेनिन भाई साहब इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब ये एंजियोटेंसिनोजेन 1 पहुंचेगा हमारे लंग्स में, और लंग्स में हमारा एक एंजाइम होता है जो कि इसको क्या करेगा, ये लंग्स में, और लंग्स में एंजाइम हमारा एंजियोटेंसिनोजेन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिनोजेन 2 में, ठीक है। ये पहुंचेगा लंग्स में, लंग्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिनोजेन 2 में। अब देखो इससे क्या होगा, एंजियोटेंसिनोजेन का जो है एंजियोटेंसिनोजेन 2 हमारे बॉडी में इंक्रीज होने लगेगा, उसका लेवल इंक्रीज होने लगेगा। अब ये काम क्या करता है, ये वही काम करता है। क्या काम करता है ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, ये आर्टीरियोलो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है। और सबसे पहला और मेन काम ये क्या करवाता है, ये सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करता है, सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। देखिए यहां बनाता हूं, सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करता है, इसको स्टिमुलेट करेगा ये, ठीक।
एंजियोटेंसिनोजन 2। अब देखिए सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग इंक्रीज हो सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग स्टिमुलेट हो जाएगी, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, वही काम, हार्ट रेट इंक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज, है ना। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, है ना, आर्टीरियोलो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक, और उसके बाद ये 3 चीज फिर से होंगी। कब? जब सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होगी, ठीक। पहले स्टिमुलेट थी, इन भाई साहब ने और स्टिमुलेट कर दिया, अब ये सारे काम और ज़्यादा होंगे, यानी कि आफ्टर लोड और इंक्रीज हो गया, प्री लोड और इंक्रीज हो गया। प्री लोड इंक्रीज हो रहा है यानी कि यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा, रेडियस बढ़ता जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक। जब भी हम बोलें कि प्री लोड इंक्रीज हो रहा है तो क्या आपको ध्यान में आना चाहिए कि जो रेडियस है, ठीक, रेडियस वो इंक्रीज हो रहा है, और रेडियस इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, टेंशन कम होगा, ठीक है। जो हमारा हार्ट है वो धीरे धीरे ग्लोब्यूलर हो जाता है, ठीक, गोल होने लगता है, अभी इस शेप का है वो गोल होने लगता है, ठीक है। रेडियस इसका इंक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि प्री लोड तो इंक्रीज हो रहा है ना, प्री लोड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा हार्ट का रेडियस इंक्रीज होने लगेगा, एक चीज। दूसरी चीज, आफ्टर लोड भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि रेडियस इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो रहा था। पहली वाली इक्वेशन कॉपी में देखिए आप लोग, क्या था वो फॉर्मूला, रेडियस इंक्रीज हो रहा था तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा था। अब रेडियस यहाँ पे इंक्रीज होगा, प्रेशर पहले ही डिक्रीज था, कार्डियक आउटपुट पहले ही डिक्रीज था, और डिक्रीज होने लगेगा, एक चीज। दूसरी चीज, आफ्टर लोड के इंक्रीज होने से भी कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं कंफ्यूजन होगी। अच्छा, ये वीडियो आप 1 से 2 बार देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं। आफ्टर लोड के इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा था कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा था, है ना। तो ये सारी चीजें होंगी, दिक्कत, प्रॉब्लम होने लगेगी। पहले तो सही था, पहले तो चीज सही हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें प्रॉब्लम आने लगेगी, यानी कि अब रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है ना, और कार्डियक आउटपुट तो डिक्रीज है ही, और भी डिक्रीज हो रहा, क्योंकि रेडियस इंक्रीज होने लगा, कार्डियक आउटपुट और डिक्रीज होने लगा, ठीक है। तो एंजियोटेंसिनोजन 2 जो है ये भाई साहब जब इंक्रीज होंगे हमारे ब्लड में तो क्या काम करेंगे, ये करेंगे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद ये करेंगे आर्टीरियो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक, आर्टीरियो कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके बाद ये क्या करेंगे, ये सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक, सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, है ना, सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करेंगे। ये 3 काम हुआ, इसके साथ साथ एक काम और होगा। अब वो एक काम और क्या है कि ये एड्रेनल मेडुला से एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएंगे। क्या करेंगे, यहां पे लिखते हैं, ठीक। ये क्या करेंगे कि ये सारा काम तो इन लोगों ने किया ही किया, इसके साथ साथ ये एड्रेनल मेडुला से क्या करवाएंगे, एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाएंगे, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएंगे, एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। अब एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है तो क्या होता है हमारे बॉडी में, पता होगा आप लोगों को, पता है, बोलिए। एल्डोस्टेरोन के रिलीज होने से हमारी बॉडी में सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन होता है, ये देखिए, ठीक। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन करवाएगा। पहले ही सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन हो रहा था जीएफआर डिक्रीज होने की वजह से, ठीक, किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही थी, ठीक है। अब एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ है तो वो सॉल्ट और वाटर का रिटेन करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। और ज़्यादा सॉल्ट और वाटर रिटेन होने लगेंगे हमारे ब्लड में, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम और इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम और इंक्रीज होने लगा। तो ये सारे काम हमारे बॉडी में होते हैं कब, जब हमारे ब्लड में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म। कंपनसेट करने के लिए ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है। अच्छा, अगर यहां प्रॉब्लम ना होती तो ये सारी चीजें अच्छी थी। अच्छा,
थोड़े वक्त के लिए भी ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम तो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये काम चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन कर नहीं पाएंगे, कार्डियक आउटपुट बढ़ नहीं पाएगा, और जब तक कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ेगा ये सारा काम हमारे बॉडी में चलता रहेगा, तो फिर हमारे बॉडी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद एक काम होता है जो कि हमारे बॉडी में, वो ये है कि हमारे बॉडी का ADH बॉडी में रिलीज होने लगता है, ठीक है। क्या रिलीज होता है हमारे बॉडी में? ADH रिलीज होता है, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं ADH रिलीज होगा। ADH क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मतलब कि अब यूरिन नहीं बनेगा, यूरिन नहीं बनेगा तो क्या होगा? सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन, फिर से वही, ठीक। सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन होगा, इसके साथ साथ वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। दो काम करेगा ADH। ADH क्या करेगा? सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करेगा, ठीक, और क्या करेगा? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ठीक है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, सॉल्ट और वाटर रिटेंशन होगा और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ये चीजें होंगी। एक काम बस अच्छा होगा, और वो काम कहाँ पे होगा? हमारे हार्ट में होगा। हमारे हार्ट में एक काम क्या अच्छा होगा कि यहाँ पे रिलीज होता है नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं स्टार बना के। क्या एक काम अच्छा होगा? ये एक काम अच्छा होगा, हमारे हार्ट से रिलीज होगा नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। ये काम बस खाली अच्छा होगा, नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ये हमारे हार्ट में रिलीज होगा, जिससे कि क्या होगा? ये होता है हमारा डायूरेटिक, ठीक। यानी कि ये क्या करेगा? ये डायूरेटिक, ये इंक्रीज करेगा हमारे यूरिन का फॉर्मेशन, ठीक है। ये होता है डायूरेटिक। दूसरा ये क्या होता है? वेजो डायलेटर, वेन्स को डायलेट करेगा, ठीक है। वेजो डायलेटर, ठीक है। ये वेन्स को डायलेट करेगा, जो वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई इनको डायलेट करेगा। तो ये एक काम हमारे बॉडी में अच्छा होगा, ठीक है। इस समय ये सारी चीजें होती हैं। तो उसके बाद ये इतनी चीजें हमारी बॉडी में होती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपनसेटरी मैकेनिज्म, जो कि कंपनसेट करती हैं हमारे कार्डियक आउटपुट लो होने पर, उसको कंपनसेट करती हैं, ठीक है। उसको बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए तो सही है, ठीक है। थोड़े वक्त के लिए हो रहा है, सही है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पे हम लोग देखें तो क्या होगा? वेनस रिटर्न बढ़ा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, वेनस रिटर्न बढ़ा। सबसे पहले तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा, सॉल्ट वाटर रिटेंशन हुआ, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है। ये देखिए हम इसको अंडरलाइन करते हैं क्या क्या चीज, ठीक है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, ठीक। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। अब क्या होगा? सॉल्ट वाटर रिटेंशन से ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है। अब उसके बाद वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या बढ़ेगा? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से बढ़ेगा प्रीलोड, ठीक है। प्रीलोड बढ़ने की वजह से क्या होगा? रेडियस इंक्रीज होगा, ठीक है। हार्ट का हमारे रेडियस इंक्रीज होने लगेगा। उसके बाद जो बेकार काम है वो क्या है? आर्टीरियो कॉन्स्ट्रिक्शन, आर्टीरियो, ठीक। ये आर्टरीज जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई थी, यानी कि आफ्टर लोड इंक्रीज हो गया, ठीक। आफ्टर लोड इंक्रीज हो गया। तो ये सारे चीजें हमारे बॉडी के लिए क्या है? प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जब लंबे समय तक ऐसा चलता रहता है। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम होने लगेंगी, है ना। आफ्टर लोड बढ़ने से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट पहले डिक्रीज था, आफ्टर लोड इंक्रीज हुआ तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, एक चीज। दूसरी चीज प्री लोड, ठीक। प्री लोड इंक्रीज होने से कार्डियक आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन कब? जब कॉन्ट्रैक्शन अच्छा हो पाए। कॉन्ट्रैक्शन तो अच्छा हो नहीं रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो ही कहाँ रहा है ना, ठीक से हो नहीं रहा है पहले जैसे। तो प्री लोड के बढ़ने की वजह से रेडियस बढ़ने लगेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पा रहा है हार्ट, ब्लड को इजेक्ट कर नहीं पा रहा है, ब्लड उसी में फिल हो रहा है, रुक रहा है, रुक रहा है, रुक रहा है उसी में, है ना। तो क्या होगा कि रेडियस इंक्रीज होने लगेगा। अब रेडियस इंक्रीज होने लगेगा तो उससे क्या होगा कि टेंशन, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम जनरेट कर पाएगा हमारा हार्ट। रेडियस इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट फर्दर डिक्रीज। तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज पहले ही था और ज्यादा हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है हमारे हार्ट के लिए, है ना।
तो जो हमारा हार्ट है उसमें सब क्या प्रॉब्लम आने लगेंगी, हार्ट का सबसे पहले तो हमारा हाइपोट्रॉफी हो जाएगी, यानी कि रीमॉडलिंग, है ना, हार्ट का रीमॉडलिंग हो जाएगा, ठीक। प्रीलोड इंक्रीज होगा, आफ्टर लोड इंक्रीज होगा, लॉस ऑफ मायोकार्डियल सेल्स होने लगेंगे, यानी कि मायोकार्डियल सेल्स का जो है वो लॉस होने लगेगा, वो डैमेज होने लगेंगी, खराब होने लगेंगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, है ना। और उसके बाद क्या होगा, फिब्रोसिस होने लगेगी, हमारे जो सेल्स मसल्स हैं मायोकार्डियल की जो मसल्स हैं उसमें क्या होगा, फिब्रोसिस, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पता है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या होने लगेगा, प्रोटीन बनने लगेंगे, ठीक, बहुत सारे फाइब्रोटिक टिश्यू बनने लगेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रोसिस, है ना, फाइब्रोसिस होने लगेगी, यानी कि अब जो मसल्स हैं पहले अगर थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट भी कर रही थी, ठीक, तो अब वो भी नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे वो भी बंद होने लगेगा, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन भी हमारे हार्ट की मसल्स का बंद हो जाएगा, किस वजह से, फिब्रोसिस होने की वजह से, ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपोट्रॉफी हो जाएगी। तो आइए ये सारी चीजें हम लिख लेते हैं, आप एक कहीं साइड में यहां पे लिख लेते हैं क्या क्या चीजें हो रही थी, ठीक है, क्या क्या चीजें हो रही थी जो बेकार थी। इंक्रीज हो जाएगा प्रीलोड, ठीक है, उसके बाद इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर लोड। अच्छा, प्रीलोड इंक्रीज हो रहा था अगर हमारा जो हार्ट की मसल्स हैं वो अच्छे से काम कर रही होती, तो प्रीलोड इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होता, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता ना, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता। लेकिन अब भैया वो तो काम कर नहीं रही है भैया, ठीक है। तो प्रीलोड के इंक्रीज होने से कार्डियक आउटपुट कहां से इंक्रीज होगा। अच्छा खैर, उसके बाद आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाएगा। आफ्टर लोड इंक्रीज होने के बाद क्या होगा कि लॉस ऑफ मायोकार्डियल सेल, ठीक है, लॉस ऑफ मायोकार्डियल सेल्स। मायोकार्डियल सेल्स जो है उनका लॉस होने लगेगा, यानी कि वो डैमेज होने लगेंगी, मरने लगेंगी, खत्म होने लगेंगी। तो खत्म मतलब रहेंगी तो वहीं पे, लेकिन बेकार होने लगेंगी, अब वो काम नहीं कर पाएंगी, ठीक है, ये होने लगेगा। उसके बाद क्या होगा, फिब्रोसिस होगा। फिब्रोसिस क्या था, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रोटीन ज्यादा बनने लगेंगे, ठीक है, और फिब्रोटिक टिश्यू बनने लगेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फिब्रोसिस। मतलब इससे क्या होगा कि जो हमारी मसल्स हैं वो थिक हो जाएंगी, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, पहले थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है, अब थिक होने की वजह से वो वाला भी कॉन्ट्रैक्शन उनका धीरे धीरे करके रुक जाएगा, ठीक। तो फिब्रोसिस हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, यानी कि रिमॉडलिंग हो जाएगा उसका, ठीक है, हार्ट का रेडियस इंक्रीज हो जाएगा ना, वो ग्लोब्यूलर हो जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ठीक। तो ये सारी चीजें हमारे इसमें और एड ऑन हो जाएंगी, पहले ही ये यहाँ पे प्रॉब्लम थी और ये सारी चीजें और हो जाएंगी उसमें, ठीक है। इन सब चीजों की वजह से क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, 2-3 बार सुनिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में। इन सारी चीजों की वजह से क्या होगा कि जो मायोकार्डियल है वो मायोकार्डियम वो डैमेज हो जाएंगी, मायोकार्डियम डैमेज हो जाएंगी, ठीक। उसके बाद जो प्रोटीन है, अच्छा जो सेल्स हैं मायोकार्डियम, जो मसल्स हैं, ठीक, उस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, कैल्शियम की एंट्री से, ठीक, कैल्शियम की एंट्री से कॉन्ट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक, कि जब कैल्शियम की एंट्री होती है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो कैल्शियम हमारे सेल के अंदर एंटर करते हैं और उसके बाद वो जाते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए, तो उनको लेके जाती हैं प्रोटीन्स। जब सेल के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर उनको स्टोर कर दिया जाता है, प्रोटीन्स करती हैं, प्रोटीन्स बाहर निकालती हैं। तो ये जो प्रोटीन है जो कि हैंडल करती है हमारे कैल्शियम को, ठीक, कैल्शियम हैंडलिंग प्रोटीन्स जो हैं वो क्या होने लगेंगी, वो बेकार होने लगेंगी, वो जो इस तरह की प्रोटीन बननी चाहिए उस तरह की प्रोटीन नहीं बन पाएगी, ठीक है। जो कैल्शियम हैंडलिंग प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स भी अब नॉर्मल नहीं बनेंगी,
एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनने लगेंगी। ठीक है, अब जब एबनॉर्मल प्रोटीन बनेंगी तो वो काम वाला करेंगी जो काम उनको करना चाहिए, ठीक, तो वो काम भी नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्शन फर्दर डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज हो गया। सारा काम कहाँ पे आके खराब हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन में, कॉन्ट्रैक्शन को ही सब खराब करने में लगे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई। अब कॉन्ट्रैक्शन खराब होने की वजह से क्या होगा कि हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी हाइपोट्रॉफी होगी, है ना, इसका रेडियस इंक्रीज होने लगेगा। रेडियस इंक्रीज होगा तो रेडियस इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि जो प्रेशर ये जनरेट कर रहा था, वेंट्रिकल जनरेट करता है नॉर्मली ब्लड को इजेक्ट करने के लिए, वो प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक, रेडियस इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और जो टेंशन था जो उसकी सेल्स हमारी प्रोड्यूस कर रही थी सेल्स, वो टेंशन भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, अच्छा ये सारी क्यों हो रही थी? ये सारी चीजें इसलिए हुई थी, किसकी वजह से? ये भाई साहब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और जितने भी हमारे ह्यूमोरल एक्टिविटी हो रही है बॉडी में, उनकी वजह से, जितनी भी ह्यूमोरल एक्टिविटी बॉडी में हुई उनकी वजह से, जिससे क्या होगा, हार्ट हमारा डायलेट हो जाएगा और मोर्टेलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगा? मेन चीज इधर देखिए, जो हमारा हार्ट है वो क्या होगा? डायलेट हो जाएगा। ठीक, और मोर्टेलिटी, हार्ट की मोर्टेलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हार्ट डायलेट हो जाएगा, मोर्टेलिटी हार्ट की डिक्रीज हो जाएगी। ये सारी चीजें हुई थी, होती हैं बॉडी में हमारे। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमने देखा कि ये इसका एडवांटेज था, वेजो रिटर्न बढ़ रहा था वेन्स के कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से। ठीक, प्रीलोड बढ़ जाता, प्रीलोड बढ़ जाता तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमारी लंबे समय तक जब जाती हैं तो लंबे समय तक में क्या होता है? लंबे समय में ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपने यहां पर देखा, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में होती हैं, जो कि इसको एडवांटेज देने के अलावा डिसएडवांटेज देती है। अब एक लास्ट चीज देख लेते हैं हम लोग वीडियो की, वो है ग्राफ, जिससे कि आपको ये सारी चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और ये जितनी भी जो भी पैथोलॉजी थी उसको हम लोग ग्राफ पे देख लेते हैं जल्दी से। आइए, लास्ट चीज। अच्छा, अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना था या फिर जो भी नोट करना था, तो उसको वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए, पीछे जाइए और पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में अभी तक हुई, हमने देखा। किसकी वजह से हो रही थी बताइए? कौन सी मैकेनिज्म थी वो? हाँ, यानी कि जो मैकेनिज्म ऊपर वाले ने हमारी बॉडी में इसलिए डाला है ताकि वो हमारे इस प्रॉब्लम को ना होने दे। ठीक, ब्लड का प्रेशर डिक्रीज ना होने दे, है ना। तो वही चीज हमारे बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी। ऐसा ही होता है, कोई भी चीज ज़्यादा समय के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, ज़्यादा समय चीज के लिए कोई चीज़ अगर हम लोग करते हैं या होती है तो वो फिर आखिर में हमें नुकसान ही पहुंचाती है, नुकसान ही करती है ना। खैर, तो ये तो आइए ग्राफ बना के देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या थी। देखिए, ये है हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक, अब आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है। ब्लड का वो वॉल्यूम जिसपे कि डायस्टोलिक इवेंट एंड हो जाए, खत्म हो जाए और सिस्टोलिक इवेंट आ जाए, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होने लगे। ठीक, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वो था। तो क्या होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ब्लड का हमारे 140 ml नॉर्मली। ठीक, 150 160 तक होता है नॉर्मल एक एडल्ट में। ठीक है, तो एडल्ट में हमारे क्या होता है कि 140 ml होता है। ठीक, ये था हमारे हार्ट का नॉर्मल ग्राफ। ठीक है, ये हमारे हार्ट का क्या है? नॉर्मल ग्राफ है, नॉर्मल हार्ट का, सॉरी, ये नॉर्मल हार्ट का ग्राफ है ये। इससे हमें क्या पता चल रहा था कि अगर 140 ml एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है तो उससे क्या होगा कि जो हमारा कार्डियक आउटपुट होगा,
ठीक, कार्डियक आउटपुट या स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा ना। तो कार्डियक आउटपुट जो है वो हमारा कितना होता है 140 ml पे, ये होता है 70 ml, ठीक, 50% 70 ml ये हमारा कार्डियक आउटपुट होगा। ठीक, अब हम बढ़ा देते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को, ये तो आपने नॉर्मल हार्ट में देखा ही था। ठीक है, कि अब अगर हमने इसको बढ़ा दिया, अच्छा ये तो नॉर्मल ये होता। इसके बाद अब CHF में क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, ये ग्राफ जो है हमारा वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, वो ये देखिए डिक्रीज हो गया, ये ग्राफ हमारा डिक्रीज हो जाता है ना, ये ग्राफ हो जाता है। अब क्या होगा कि अब आप देखिए 140 ml जो हमारा हार्ट था, इस पे क्या होगा कि जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज होके वो कहाँ पहुंच गया, मान लीजिए वो पहुंच गया 50 ml पे। ठीक है, ये 50 ml पे पहुंच गया। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे बॉडी की कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होंगी। नंबर 1 सिंपैथेटिक आउटफ्लो इंक्रीज होगा। ठीक, नंबर 2 वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, नंबर 3 आर्टेरियोलो कंस्ट्रिक्शन होगा। ठीक, और नंबर 4 GFR डिक्रीज होगा, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, है ना। नंबर 5 हमारा वो हो रहा था, ADH का रिलीज हो रहा था हमारे हार्ट में, नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड उसका रिलीज हो रहा था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिलीज हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी इस पॉइंट पे, है ना। इस पॉइंट पे एक्टिवेट होने की वजह से क्या हो रहा था, ये कॉम्पनसेट कर रही थी ना हमारे प्रॉब्लम को। ठीक, तो ये क्या करेंगी, होगी कॉम्पनसेट होगी, क्या होगा कि इंक्रीज हो जाएगा हमारे ब्लड का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मान लो कि पहुंच गया 200 ml पे। ठीक, पहले क्या हो रहा था, ब्लड फिल हो रहा था नॉर्मल हार्ट में हमारे 140 ml। अब ये सारी चीजें होने की वजह से क्या होगा, 200 ml एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होने लगेगा, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में 200 ml ब्लड फिल होने लगेगा। ठीक, 200 ml ब्लड फिल हुआ तो देखिए यहाँ पे जो हमारे हार्ट का आउटपुट है वो स्लाइट इंक्रीज हुआ, और ये पहुंच गया मान लीजिए 60 ml पे, है ना। इंक्रीज हुआ, हल्का सा इंक्रीज हुआ, 60 ml पे पहुंच गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा तो बढ़ा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन तो वैसे ही हो रहा था, कार्डियक आउटपुट भी वैसे ही रहेगा, यानी कि प्रीलोड इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि रेडियस इंक्रीज होने लगेगा। अब ठीक, रेडियस इंक्रीज होने लगेगा, प्रीलोड इंक्रीज हो गया, आफ्टर लोड भी इंक्रीज हो जाएगा, वेजो आर्टेरियोलो कॉन्स्ट्रिक्शन, आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। पहला वाला पेज देखिए आप लोग अपनी कॉपी में, जो भी चीजें हमने लिखवाई थी लाइन से, वो सारी चीजें देखिए, है ना। तो अब क्या होगा, आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, यानी कि आफ्टर लोड भी इंक्रीज हो गया। आफ्टर लोड इंक्रीज होने की वजह से बेटा क्या होगा कि हमारे हल्का सा तो ये 60 ml पे पहुंच गया था कार्डियक आउटपुट, लेकिन यहां पे वो सारी चीजें हो जाएंगी, क्या, प्री लोड इंक्रीज, आफ्टर लोड इंक्रीज, मायोकार्डियल लॉस, ठीक, और फिब्रोसिस। फिर उसके बाद क्या होगा, फिब्रोसिस के बाद क्या था, फिब्रोसिस हो जाएगी, और हमारे वो हो जाएगी, क्या था पांचवा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, है ना, हाइपरट्रॉफी, रीमॉडलिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। और भी बहुत सी चीज़ होती हैं, क्या, जो प्रोटीन्स थी, ठीक, वो मायोकार्डियम डैमेज हो जाएगी, ठीक, जो प्रोटीन थी कैल्शियम हैंडलिंग प्रोटीन्स, वो सारी एबनॉर्मल बनने लगेंगी, ठीक, ह्यूमोरल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक, ह्यूमोरल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद हार्ट हमारा डायलेट हो जाता है और हाइपोट्रॉफी हो जाती है, मोर्टेलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी, जिसकी वजह से देखो बेटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। अब इसकी वजह से जब हम डायस्टोलिक वॉल्यूम और इंक्रीज करेंगे, डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या था हमारा, यानी कि प्रीलोड तो इंक्रीज हो रहा है ना, ब्लड का वॉल्यूम हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में तो इंक्रीज हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें हार्ट में हो गई, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट और डिक्रीज हो जाएगा। अब यही हमने बताया था, ये सारी चीजें होने की वजह से अब कार्डियक आउटपुट और डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब हार्ट जो मायोकार्डियम है वो भी डैमेज हो गई है ना। तो अब ये देखिए, ये और ज़्यादा डिक्रीज होने लगेगी,
ठीक है, ये ग्राफ ऐसा था, ये देखिए ये ऐसे था ग्राफ, ये अब और डिक्रीज होने लगेगी, है ना। यानी कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमने और बढ़ा दिया, मान लीजिए कि क्या कर दिया 220 ml कर दिया, ठीक। तो इसकी वजह से ये देखिए ये यहाँ पे आ गया, यानी कि अब इस वाले पॉइंट से नीचे पॉइंट है ना, यानी कि जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो या तो 50 ml पे या 55 ml पे ऐसे आ गया है, डिक्रीज हो गया, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तुम बढ़ाते रहो, ठीक, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां इस पॉइंट पे क्या हो गया था, हाइपरट्रॉफी हो गई थी, रेडियस बढ़ गया था, ग्लोब्यूल हो गया था हमारा हार्ट, है ना। जो हमारा वो था लेफ्ट वेंट्रिकल, वो ग्लोब्यूल हो गया है ये, ठीक, इसका रेडियस इंक्रीज हो गया। अब ये क्या करेगा, रेडियस इंक्रीज हो गया तो वो प्रेशर वो जनरेट नहीं कर पाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये देखिए कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया, 55 ml पे आ गया ये, यानी कि अब इसको आगे बढ़ना चाहिए था तो ये डिक्रीज हो गया। तो इस वीडियो में अब आपने समझ लिया है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या क्या चीजें कैसे कैसे और क्यों क्यों होती है, ठीक है। यानी कि अब आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं कि हमें इसको कैसे ठीक करना है, क्या क्या ठीक करना है, हमें प्री लोड कम करना है, हमें आफ्टर लोड कम करना है ना, हमें जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन था जो कम था उस हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो हमने फिजियोलॉजी देखी, नॉर्मल हार्ट की फिजियोलॉजी देखी, ठीक है, नॉर्मल हार्ट की फिजियोलॉजी के बाद हमने उसकी पैथोलॉजी देखी। अब पैथोलॉजी के बाद हम लोग कल बात करेंगे इसकी, कल हम लोग बात करेंगे इसकी अगले वीडियो में, सॉरी कल नहीं, इस अगली वीडियो में हम लोग अगले पार्ट में बात करेंगे इसकी, जो कि क्या है, फार्माकोलॉजी, ठीक है। अब हम लोग इसको, इस पैथोलॉजी को फार्माकोलॉजिकली ठीक करने की कोशिश करेंगे।